तारक सम्राट के शरीर से काले और लाल रंग की जेनेटिक एनर्जी फूटी और वह गरजा, ये समझदारी वाला फैसला नहीं था। तुम चाहे जैसे उनकी रक्षा करने की कोशिश करो, वो मरेंगे ही। ये तुझे तय करने का हक नहीं। दक्ष ने मुक्का मारा। साइलेंट सी, सोअर। एक भयंकर विस्फोट ने दोनों योद्धाओं को घेर लिया। दक्ष का मुक्का इतना शक्तिशाली था कि तारक सम्राट की हड्डियां तक थर्रा उठी। यदि उसका शरीर इतना कठोर न होता तो केवल एक घूंसे में ही उसका हाथ बेकार हो गया होता। फिर भी तारक सम्राट को अपनी हड्डियां चरमराती महसूस हुईं। उसकी पीठ के पीछे अनगिनत जीव प्रकट होते जान पड़े, जिससे उसकी ताकत और बढ़ गई और दक्ष थोड़ी दूरी तक पीछे हट गया। अपनी जवानी में मेरे भी कुछ लक्ष्य थे, एक जुनून था, दुनिया घूमना और जहां भी जाऊं वहां भोग करना। थोड़ा शर्मनाक है, लेकिन मुझे सूरा की तुलना में एलियन जातियां और जेनेटिक लाइफ फॉर्म्स ज्यादा आकर्षक लगती थीं। जब मैं उन्हें देखता तो खुद को रोक नहीं पाता था और कई बार काफी समस्याएं खड़ी कर दी। तारक सम्राट हंसते हुए अपना अतीत सुना रहा था, जैसे कोई अपने वंशज से बात कर रहा हो, न कि एक शक्तिशाली शत्रु से लड़ रहा था। किसी को तेरी घटिया कहानी नहीं सुननी है। दक्ष के मुख के हवा में इतनी तेजी से लहराए कि वे अनगिनत प्रतिबिंब बना रहे थे। उसने तारक सम्राट को मुक्के से जवाब दिया, लेकिन दोनों की युद्ध शैली पूरी तरह अलग थी। तारक सम्राट के हर एक घूंसे में एक अलग जेनेटिक लाइफ फॉर्म की शक्ति और क्षमता थी, और दक्ष को लगा जैसे वह एक साथ हजारों जानवरों से लड़ रहा हो। तारक सम्राट बोलता रहा, मैं अपने लक्ष्य में इतना डूबा था कि कई बेहद शक्तिशाली प्राणियों से टकराया। कई बार मरते मरते बचा, लेकिन फिर भी जैसे पतंगा दीपक की लौ की तरफ जाता है, वैसे ही मैं उन जीवन रूपों की ओर खींचता चला गया। ओह, ये एक अद्भुत अनुभव था जिसे खुद भुगते बिना समझना मुश्किल है। ऐसे अनुभवों को और गहरा करने के लिए मुझे अपने शरीर और आत्मा को लगातार मजबूत करना पड़ा। इसी क्रम में मैं सूरा की शक्ति की चरम सीमा तक पहुंच गया। दक्ष से मुक्केबाजी करते हुए भी वह पूरी तरह शांत लग रहा था, जैसे उसे दक्ष से कोई खतरा न हो और वह केवल एक पुरानी कहानी सुना रहा हो। उनके मुक्कों की टक्कर से हवा में रक्त रंजित प्रकाश और लहरें बन रही थीं। जेनेटिक एनर्जी के विस्फोट इतने शक्तिशाली थे कि कई रेणुका नगर के सैनिक गिर पड़े। जमीन कांपने लगी और उस पर दरारें पड़ गईं। लेकिन जैसे जैसे मैं और शक्तिशाली होता गया, मेरी जवानी की इच्छाएं भी थकने लगीं। तारक सम्राट के मुक्के अचानक और विशाल हो गए और उसकी त्वचा पर घने तराजू उग आए। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ी, दक्ष को पीछे हटना पड़ा। उसके एक हाथ ने पंजे का रूप ले लिया। जेनेटिक लाइफ फॉर्म्स के साथ मेरी निकटता ने मुझे उन्हें गहराई से अध्ययन करने का मौका दिया और मैंने अपने शरीर पर कुछ प्रयोग भी किए। विक्रम को जेनेटिक लाइफ फॉर्म्स को जोड़ने में दिलचस्पी थी और उसे यही जानकारी तारक सम्राट ने दी थी। शायद ये उसके इन जीवों के प्रति प्रेम का प्रतीक था, या शायद असुरा की शक्ति के निकट पहुंचने की लालसा, या दोनों। तारक सम्राट ने पंजे से हवा में वार किया, जिससे आसमान फटता प्रतीत हुआ। दक्ष ने फिर से वार किया, फिस्ट्स ऑफ द साइलेंट सी, सोर, इतनी ताकत के साथ कि हवा तक मुड़ गई। ऊर्जा की लहरों ने चारों ओर फैलकर हवा की ब्लेड को चूर चूर कर दिया। तारक सम्राट की मांसपेशियां उभरी और उसने अपने पंजे से दक्ष की तकनीक को काटने की कोशिश की। रून, कंट्रोल। दक्ष ने हाथ ऊपर उठाया और ग्रेविटी तथा एंटी ग्रेविटी टैबलेट उसके पास गिरा दिए। दोनों टैबलेट से काली लहरें निकली, जिससे आसपास की गुरुत्वाकर्षण शक्ति विकृत हो गई। तारक सम्राट कुछ पल के लिए अपने शरीर पर नियंत्रण खो बैठा। फिस्ट्स ऑफ द साइलेंट सी, फेड। घूंसे का रूप एक काले सांप ने ले लिया, जो तेजी से रूपांतरण के द्वार से गुजर रहे तारक सम्राट की ओर बढ़ा। उसके हाथ पंजे बन गए, पांव खुरों में बदल गए और आंखें सुनहरी पट्टियों जैसी हो गईं। विक्रम की तरह जिसने अपने पूरे शरीर को बदला था, तारक सम्राट ने केवल अपने 4 अंगों को बदला था। हवा में और भी शक्तिशाली विस्फोट गूंजने लगे। दूरी के बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे तूफान सैनिकों को पीछे ढकेल रहा हो। इस ऊर्जा को महसूस करते हुए बहादुर, जो अब भी दौड़ते हुए काफी दूर था, बोल पड़ा,
क्या दक्ष वाकई तारक सम्राट को हरा सकता है? सौम्या ने गंभीरता से कहा। यह पूछने की जरूरत है क्या? ललितेश राय ने भी कहा। हमारे कप्तान ने आज तक किसी से हार नहीं मानी। हर्षित यादव ने सिर हिलाया। यह कहना बहुत मुश्किल है। तारक सम्राट इस क्षेत्र में असुरा के सबसे निकट है। वो इतना ताकतवर है कि एक सोच में आकाश पाताल को नष्ट कर सकता है। शायद दक्ष के लिए भी उसे हराना आसान न हो। लियाना ने सहमति जताई। मैंने आज तक किसी एलियन जाति को किसी सूरा साम्राज्य से जीतते नहीं सुना, या किसी को सूरा सम्राट से बचते हुए नहीं देखा। सौम्या ने अपने हाथ भींच लिए। मुझे यकीन है कि हमारे कप्तान कोई चमत्कार कर दिखाएंगे। वो एक जीवित किंवदंती हैं। लियाना ने सिर हिलाया। दक्ष एक शक्तिशाली हंटर है, लेकिन तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि उसका प्रतिद्वंद्वी सबसे ताकतवर सूरा है। हर्षित यादव ने गंभीरता से कहा। मुझे लगता है कि हमें अभी से कुछ तैयारियां कर लेनी चाहिए। जैसे ही दक्ष का शैतानी सांप परास्त हुआ, उसके शरीर में बदलाव शुरू हो गया। उसकी पीठ पर एक काला सूरज उग आया और पैरों के नीचे एक रक्तिम चंद्रमा चमकने लगा। इन दोनों आभाओं के बीच दक्ष किसी देवता जैसा प्रतीत होने लगा। सांप का शरीर भी बदल गया। उसकी परतें रक्त लाल हो गईं और उनके ऊपर काली ज्वाला जलने लगी। उसने मुंह खोला और एक बार फिर तारक सम्राट की ओर झपटा। तारक सम्राट ने दोनों हाथों से हमला रोका, लेकिन आश्चर्यचकित रह गया कि वह पीछे की ओर गिर पड़ा। कई साल पहले मैंने अपने शरीर की सीमाओं को समझ लिया था और मजबूरी में मुझे ताकत पाने का दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा। मैंने अपने अंगों को दूसरे प्राणियों के अंगों से बदल दिया ताकि अधिक शक्तिशाली शरीर मिल सके। जब मैं अपनी प्रतिभा से ताकत की खाई को पार नहीं कर पाया, तो मैंने वो प्रतिभा ही अन्य जीवन रूपों से चुरा ली। लेकिन फिर भी मेरी शक्ति अधूरी ही रही। सांप की पूंछ ने तारक सम्राट पर प्रहार किया, लेकिन उसने आकाश में छलांग लगाकर बचाव किया। जल्द ही मुझे समझ आ गया कि और जीवन रूप जोड़ने से ताकत बढ़ेगी नहीं, तो मैंने अपने अस्तित्व के मूल, अपनी आत्मा को ही बदलने का निर्णय लिया। दक्ष ने घृणा से उसे देखा। तेरा भाषण खत्म हुआ? तारक सम्राट के पीछे हजारों प्राणी प्रकट हुए। उसने सीधा मुक्का मारा और सांप को जमीन में धंसा दिया। बेवकूफी है ये सब। उसने सांप के शरीर पर हमला किया जब तक कि वो हवा में विलीन न हो गया। फिस्ट्स ऑफ द साइलेंट सी, 100 ड्रैगन सोरिंग। सांप के चाव होते ही दक्ष ने अपना दायां हाथ पीछे खींचा और सैकड़ों ड्रैगन आकाश में छोड़ दिए। दिलचस्प, 10,000 पंजे। तारामंडल सम्राट के पंजे धुंधले पड़ गए और उसके पीछे के सभी पशु जीवंत हो उठे। हर एक ने दक्ष के एक एक ड्रैगन को घेर लिया। आकाश में विस्फोटों की गूंज गूंजने लगी, पहले से कहीं अधिक भयानक। जैसे ही अंतिम काला ड्रैगन फटा, दक्ष अचानक आगे बढ़ा और उसकी तलवार ने हवा को चीर दिया। बाउंडलेस ब्लेड, यॉर्निंग वेव। दक्ष के हाथ में तलवार की अचानक उपस्थिति से तारामंडल सम्राट थोड़ा चौंका, लेकिन वह कई लड़ाइयां लड़ चुका था। उसके अनुभव ने उसे तुरंत प्रतिक्रिया देने में सक्षम बना दिया। उसने नंगी हथेली से तलवार को पकड़ लिया, जिससे उसकी हथेली कट गई। तलवार की ऊर्जा उसके हाथ में फट गई, जिससे उसका हाथ पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया। लेकिन तारामंडल सम्राट के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उसने अपने दूसरे हाथ से बिना किसी हिचकिचाहट के घूंसा मारा। एक सफेद प्रकाश दक्ष की दाहिनी भुजा पर चमका और तारामंडल सम्राट के पंजे को रोक दिया। तारामंडल सम्राट का एक हाथ अक्षम हो गया और दूसरे हाथ पर एक लंबा घाव उभर आया। फिर भी तारामंडल सम्राट को कोई फर्क नहीं पड़ा। ओह, तुम वाकई बुरे नहीं हो। अफसोस, तुम एक मानव पैदा हुए। मुझे नहीं लगा था कि प्रसिद्ध तारामंडल सम्राट इतना बड़बोला होगा, दक्ष ने उत्तर दिया। उसकी तलवार पर काली जेनेटिक ऊर्जा एकत्र होने लगी। तारामंडल सम्राट ने अपनी गर्दन मोड़ी और कहा, बहुत समय बाद शरीर को इतना खींचा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, तुम्हारा एक हाथ पूरी तरह से खत्म हो चुका है, दूसरा भी आधा लटक रहा है और तुम इसे कसरत बता रहे हो? दक्ष ने व्यंग्य किया। ठीक है, मैं मानता हूं कि तुम मजबूत हो। अब तुम मेरे प्रयोग का हिस्सा बनने योग्य हो। तारामंडल सम्राट ने एक कंपास निकाला। जैसे ही वह घूमने लगा, उसकी सतह से एक गहरा लाल सूर्य उग आया, जिससे पूरा क्षेत्र कांपने लगा।
वह सूर्य मानो स्वयं एक सूक्ष्म ब्रह्मांड हो। सूर्य प्रकट होते ही तारामंडल सम्राट के घाव तुरंत भर गए। वह कंपास अत्यंत सुंदर और जटिल था और सम्राट ने उसे पूरा ध्यान देते हुए कहा, चलो अब प्रयोग शुरू करते हैं। खुश हो जाओ, तुम इस कंपास का पहला परीक्षण बनोगे। लाल सूर्य के प्रकट होते ही पूरे आकाश पर वही रंग छा गया। यद्यपि वह लालिमा बहुत तेज नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वह सब कुछ निगल रही हो। जब रेणुका नगर की सेनाओं ने आकाश को अचानक लाल होते देखा, उनकी आंखों में चिंता भर गई। सौम्या के हाथ कांपने लगे और उसकी आंखों में चिंता छलक आई। उसने मन ही मन दक्ष की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। तारामंडल सम्राट ने कंपास को पकड़ते हुए कहा, यह एक पीक ग्रेड आयुध है जिसे मैंने जीवन और आत्मा के गहन अध्ययन के बाद बनाया है। यह रक्त और आध्यात्मिक तत्वों से बना एक सूक्ष्म ब्रह्मांड है। कंपास से निकले लाल सूर्य ने एक आंख खोली और व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दी। एक लाल किरण निकली जिसे दक्ष ने तुरंत चकमा दे दिया। वह किरण एक पहाड़ी पर गिरी और उसे पूरी तरह भाप में बदल दिया। पीक ग्रेड आयुध कहते हो? इसे तो चकमा देना बहुत आसान है। दक्ष ने आलस्य से मुस्कुराया। पहले ही प्रयोग में विफलता देख सम्राट भड़क उठा। अज्ञानी, ज्यादा देर तक बच नहीं सकोगे। यूनिवर्स ऑफ ब्लड। लाल सूर्य से प्रकाश फूटा और एक रक्त रंजित रात्रि आकाश प्रकट हुआ। हर तारे में क्रोध, घृणा और हिंसा के भाव थे। सम्राट ने जैसे ही कंपास को छुआ, हजारों तारे टूटते हुए दक्ष की ओर गिरने लगे। दक्ष बड़ी निपुणता से उन तारों के बीच से निकला, कोई भी उसे छू न सका। एक बार फिर सम्राट ने कंपास को छुआ और सूर्य से एक मोटी रक्त लाल किरण दक्ष की ओर बढ़ी। इस बार बचते हुए दक्ष कई उल्काओं की चपेट में आ गया और उनमें दब गया। तारामंडल सम्राट ने मुड़ते हुए कहा, सब समाप्त हुआ। मानव वाकई कमजोर हैं। सपने देख रहे हो क्या? ये उल्काएं तो मेरी खुजली तक नहीं मिटा सकती। धरती के नीचे से दक्ष पूरी तरह सुरक्षित खड़ा था। उसके शरीर को ग्लासी जेनेटिक आर्मर ने ढक रखा था। रून कंट्रोल। 2 ग्रेविटी टैबलेट से काले तरंगे निकलीं और क्षेत्रीय गुरुत्व को विकृत कर दिया। जैसे ही धुआं हटा, एक रक्त रंजित ड्रैगन वुल्फ बाहर निकला। दक्ष की नई पीक ग्रेड ड्रैगन वुल्फ डेविल सोल ने उसकी पुरानी फॉरेस्ट वुल्फमैन डेविल सोल को प्रतिस्थापित कर दिया। उसके शरीर पर काले फर और तिरछी आंखें थीं। चारों ओर ड्रैगन घूम रहे थे। पीठ के पीछे एक काला सूर्य और पैरों के नीचे रक्त लाल चंद्र प्रकाश था। वह किसी प्राचीन देवता की भांति लग रहा था। उसे देख सम्राट की आंखों में लालसा छलक आई। क्या अद्भुत जीव है! इतनी सुंदरता मैंने जीवन में नहीं देखी। तुम कहते हो कि तुम्हारे कंपास ने ब्रह्मांड रचा है? दक्ष ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। यह तो बस एक खिलौना है जिसे बहुत सारे स्पिरिचुअल मैटर और जेनेटिक ऊर्जा से बनाया गया है। तुम उसे ब्रह्मांड कहते हो? हास्यास्पद। आओ, अब मैं इसे नष्ट करता हूं। बाउंडलेस ब्लेड, द रिवर लेथ। नरक की नदी उठी और आकाश में उस रक्त आकाश से टकरा गई। तारामंडल सम्राट की तकनीक चाहे जितनी भी शक्तिशाली रही हो, दक्ष की शक्ति अब अधिक थी। उसकी नई डेविल सोल ने उसे और भी प्रबल बना दिया था। सम्राट ने कंपास को फिर घुमाया और एक किरण फेंकी। रून रेजोनेट। दक्ष ने चारों दिशाओं में ग्रेविटी टैबलेट्स स्थापित किए और वे एक साथ गूंजने लगे। पूरा क्षेत्र उनके नियंत्रण में आ गया, लेकिन पहली बार यह तकनीक असफल रही। सम्राट बिल्कुल सामान्य रूप से चलता रहा। उसके शरीर से एक प्रकाश फूट रहा था। उसने शांति से कहा, तुम भले ही स्पेस और टाइम को नियंत्रित कर सको, लेकिन मैं भी इन सिद्धांतों में पारंगत हूं, क्योंकि अर्जुन की टाइम रिवर्सल तकनीक स्वयं तारामंडल सम्राट की दी हुई थी। जहां अर्जुन समय को उल्टा कर सकता था, वहीं सम्राट स्थानिक क्षेत्र में समय को तेज कर सकता था। दक्ष ने इस तकनीक के नियमों को ध्यान से पढ़ा था और उसे इसके खतरनाक दुष्प्रभावों का ज्ञान था। जैसे जैसे सूर्य और प्रज्वलित हुआ, सम्राट की शक्ति और अधिक बढ़ी। जमीन तक उतरती लाल रश्मियां दक्ष पर टूट पड़ीं। बिना हिचकिचाए दक्ष ने अपनी तलवार हिलाई और लेथ नदी उस प्रकाश से टकराई। जैसे ही दोनों शक्तियां टकराईं, पूरा आकाश रोशनी से भर गया। सम्राट हंसा, दिलचस्प। ओह,
तुम्हारे 9 पुत्रों ने भी यही कहा था और फिर सब मर गए। अब कुछ और दिलचस्प दिखाता हूं, जल्दी मत मर जाना। बाउंडलेस ब्लेड, ड्रैगन्स रॉथ। लगता है मैंने तुम्हें कम आंका। तुम वाकई एक अद्भुत प्रयोग हो। कंपास से सम्राट ने एक लाल तलवार निकाली और उसे ड्रैगन पर चलाया। एक और भीषण विस्फोट हुआ। रेणुका नगर से सैकड़ों किलोमीटर दूर खड़ी सेना ने भी इस टक्कर की ऊर्जा को महसूस किया। दक्ष और तारामंडल सम्राट का युद्ध प्रलयकारी था। यह दूसरा क्षेत्र सह नहीं सकता था। स्वयं संसार की चेतना इस पर नजर रखे हुए थी, लेकिन हस्तक्षेप करने का साहस नहीं कर रही थी। सम्राट के हाथ की तलवार सूर्य के समान जल रही थी। रक्त की ज्वालाएं हर दिशा में फैल रही थीं। धरती पर गिरते ही विस्फोट हो रहे थे, ज्वालामुखी फूट रहे थे। मॉनर्क ऑफ स्टार्स ने एक और तकनीक का प्रयोग किया। लालिमा से भरे रात के तारे ऐसा लग रहा था मानो एक साथ मिलकर खून की नदियां बन गए हों, जिनमें से एक गहरा लाल ड्रैगन तैर रहा था। रक्तिम सूरज और भी तेज चमकने लगा और ड्रैगन के गर्जन से इतनी गर्मी निकली कि हवा मुड़ने लगी। रक्तिम प्रकाश की किरणें दक्ष की ओर बढ़ीं। दक्ष ने सीधे तलवार से उस वार का सामना किया, जिससे खून जैसी लाल ज्वालाएं चारों ओर फैल गईं और भी लावा फट पड़ा। प्रहार की ताकत से मोनार्क ऑफ स्टार्स की तलवार टूट गई और बिखर गई, लेकिन वह बिल्कुल परेशान नहीं हुआ। यह भविष्य के लिए रोचक डेटा होगा। जब उसने देखा कि दक्ष लावे में समा गया है, तो सौम्या उसे बचाने दौड़ी, पर टीम जेनिथ के अन्य सदस्य उसे रोक लिए। अब मुझे लगता है कि रेणुका नगर की सेनाओं का सामना करना होगा। लावे से एक गर्जना हुई और एक रक्त रंग का ड्रैगन वुल्फ बाहर आया। दक्ष के रूपांतरण के कारण उसे गर्मी से बहुत अधिक सहनशीलता मिली थी। वह मोनार्क ऑफ स्टार्स के सामने दिखाई दिया, जैसे कि उसे कोई चोट नहीं आई हो। माफ करना, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। मोनार्क ऑफ स्टार्स ने सिर हिलाया। क्या बेहतर नहीं होता कि तुम वहीं लेटे रहते? क्यों भागो और खुद को जल्दी मौत के लिए बधाई दो? जल्दी मौत? नहीं, मुझे लगता है वह तुम्हारे लिए है। दक्ष ने अपनी तलवार हवा में ऊंची उठाई, आंखों में लड़ाकू जोश। असल में मोनार्क ऑफ स्टार्स के वार अब तक आसानी से टल चुके थे। यह आखिरी हमला काफी कुशल था, लेकिन ऊर्जा इतनी फैली हुई थी कि इसका ज्यादा असर नहीं हुआ। मोनार्क ऑफ स्टार्स ने एक और तलवार निकाली और फिर वही तकनीक दोहराई। दोनों को रक्त लाल ज्वालाओं में लपेट दिया, जिसने आसपास की नमी को भाप बना दिया। फर्स्ट फॉर्म, पार्टिंग द रिवर। दक्ष के होंठ मुस्कुराए। उसकी तलवार के चारों ओर तरंगें फैल गईं और जीन पॉइंट्स ने धार को तेज चमकदार बना दिया। तलवार की कला आकाश को भेदते हुए चमकने लगी, जो चारों ओर के लालिमा में और भी उजली लग रही थी। आसमान में एक लाल और एक चांदी का पैच एक दूसरे को काट रहे थे। मोनार्क ऑफ स्टार्स की रक्त लाल तलवार ने दक्ष की तलवार से टकराया। उसकी तलवार फिर से फट गई और रक्त लाल ज्वालाएं इतनी जोर से हवा में फैल गईं जैसे सूरज फट पड़ा हो। हवा इतनी गर्म हो गई कि पूरा स्थान विकृत होने लगा। दक्ष के वार ने आसमान और धरती को 2 हिस्सों में बांट दिया, यहां तक कि ज्वालाएं और लावा भी। इस प्रहार की ताकत से मोनार्क ऑफ स्टार्स पीछे हट गया और उसकी कंपास तेजी से घूमने लगी। मिनिएचर यूनिवर्स सुपरनोवा की बार बार विस्फोट के साथ रक्षा करने लगा। दक्ष ने जीन पॉइंट्स का और ज्यादा संचार किया, ब्रह्मांड की परतें तोड़ते हुए। मोनार्क ऑफ स्टार्स का चेहरा चिंतित हो गया। यह शिकारी उसके सामने बहुत ज्यादा मजबूत था। उसने दक्ष को कमजोर समझकर कंपास की ताकत आजमाने के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन अब उसे लग रहा था दक्ष एक बम, एक ड्रैगन, एक राक्षस था जो उसे निगल सकता था। वह सोचता था कि सूरा मोनार्क्स में भी कोई उससे मुकाबला नहीं कर सकता। अगर उसके पास कंपास नहीं होता तो वह भी उसी तरह हार सकता था। जब दक्ष का वार मोनार्क ऑफ स्टार्स के करीब आया तो उसने अपनी टाइम मैनिपुलेशन तकनीक चालू की और अपने स्थानीय समय को तेज कर वार से बच गया। दक्ष की तलवार की शक्ति और भी बढ़ गई थी। पूरा आसमान 2 हिस्सों में बंट गया और काले स्थानिक दरारें प्रकट हुईं। तलवार की ऊर्जा इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि कुछ भी उसे रोक नहीं सकता था। मोनार्क ऑफ स्टार्स, जो अपनी सामान्य गति से 10 गुना तेज हो गया था, दक्ष के पीछे प्रकट हुआ। दुर्भाग्य से
दक्ष ने यह चाल पहले ही भांप ली थी। वह चिल्लाया और 4 रूनिक टैबलेट्स को अपने चारों ओर गिरा दिया। वे एक साथ गूंजने लगे, आसमान से जुड़कर एक एब्सोल्यूट डोमेन बना दिया। मोनार्क ऑफ स्टार्स की गति बढ़ने की ताकत गायब हो गई क्योंकि समय का प्रवाह जबरदस्ती सामान्य हो गया। द बाउंडलेस ब्लेड, ड्रैगन्स रात। एक ड्रैगन की गर्जना गूंज उठी। दक्ष ने एक वार किया जो एक क्रोधित घमंडित ड्रैगन में बदल गया। मोनार्क ऑफ स्टार्स ने तुरंत अपनी कंपस सक्रिय की, लेकिन ड्रैगन ने उसकी रक्षा को अनदेखा करते हुए वार किया। मोनार्क ऑफ स्टार्स को वॉर के बीच में अपनी तलवार निकालनी पड़ी। उसकी प्रतिक्रिया जितनी तेज थी, तब भी देर हो चुकी थी। ड्रैगन ने उसके शरीर में एक बड़ा छेद कर दिया। ड्रैगन ने मुड़कर फिर से वार करने की तैयारी की। 1000 बीस्ट्स। तब भी मोनार्क ऑफ स्टार्स ने हार नहीं मानी। उसने नीचे से चिल्लाते हुए अपनी पीठ के पीछे अनगिनत जानवरों को मूर्त रूप दिया जो इतने बारीक थे कि असली लग रहे थे। ये छवियां मिलकर एक भयानक चाइमेरा में बदल गईं जो मोनार्क ऑफ स्टार्स के शरीर में घुस गया। उसके मांसपेशियां फूलीं, उसकी आंखें रक्त लाल हो गईं। वह भारी सांस लेने लगा और जानवर की तरह आगे बढ़ा ताकि दक्ष के वार को रोक सके। वह हवा में दक्ष से टकराया, जिससे एक और भयानक विस्फोट हुआ। मोनार्क ऑफ स्टार्स खून रिसते हुए पीछे हट गया, पर ध्यान नहीं दिया। अपनी कंपस से वह किसी भी जीवन घातक चोट को ठीक कर सकता था। जब से मैंने अपने भतीजे को यह तकनीक सिखाई है, मैंने खुद 1000 बीस्ट्स का इस्तेमाल कम किया है। बहुत कम लोग मोनार्क ऑफ स्टार्स को इतनी सीमा तक मजबूर कर पाते थे। रेणुका नगर की सेनाएं, जो कुछ 100 किलोमीटर दूर थीं, दक्ष और मोनार्क ऑफ स्टार्स की लड़ाई देखकर हैरान रह गईं। सिर्फ तबाही की वजह से ही नहीं, बल्कि इसलिए भी कि दक्ष के पास इतनी ताकत थी कि वह उस लेजेंडरी मोनार्क ऑफ स्टार्स का मुकाबला कर रहा था। 4 प्रमुख जातियां जिन्हें मोनार्क ऑफ स्टार्स की ताकत की सबसे अच्छी समझ थी, वे सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित थीं। मोनार्क ऑफ स्टार्स कोई सामान्य मोनार्क नहीं था। वह उनमें सबसे शक्तिशाली था, जिसे कहा जाता था कि वह सबसे नजदीक है असुरा बनने के। फिर भी दक्ष लगभग उसे हरा देता दिख रहा था। वे जानते थे कि दक्ष कितना ताकतवर था, लेकिन यह नहीं कि वह सूरा मोनार्क से भी ऊपर था। वास्तव में वे सोचते थे कि दक्ष को सूरा मोनार्क के बराबर आंकना अधिक है, लेकिन अब लगता है कि उन्होंने फिर से उसे कम आंका। वह मोनार्क ऑफ स्टार्स के बराबर नहीं, उससे भी ज्यादा ताकतवर था। हर्षित यादव का चेहरा पीला पड़ गया। एक बार फिर उसने पिछले विंग्ड राजकुमार की मूर्खता को कोसा। 4 प्रमुख जातियां पहली बार सच में मानने लगीं कि दक्ष के पास मोनार्क ऑफ स्टार्स को मारने का मौका था। वह पहला मानव होगा जिसने सूरा मोनार्क को मारा होगा, पहला एलियन भी। टीम जेनिथ के सदस्य दूसरी ओर बहुत कम हैरान दिखे। वे दक्ष का इतना समय से अनुसरण कर रहे थे और उसकी ताकत को अच्छी तरह जानते थे। वे उसकी बहादुरी पर गर्व महसूस कर रहे थे। ये वही दक्ष था, भारत का दक्ष, मानवता का प्रतिनिधि। यहां तक कि मोनार्क ऑफ स्टार्स भी आश्चर्यचकित था। वह सोचने को मजबूर हो गया कि एक मानव इतना मजबूत कैसे हो गया। अगर उसने समय रहते अपनी कंपस तैयार न की होती, तो वह केवल 2 वारों में दक्ष के सामने गिर गया होता। उसे दक्ष को पकड़कर उसके शरीर का गहन अध्ययन करना होगा। बहुत समय पहले मैं आनुवंशिक जीवन रूपों में गहरी रुचि रखता था। और भी ज्यादा जीवन रूपों के संपर्क में आने के लिए मैंने अपने शरीर को मजबूत बनाने की पूरी मेहनत की। यात्रा करते हुए जो भी जीवन रूप मिला, उससे मैं लड़ता गया। धीरे धीरे, बिना महसूस किए, मैं इतना शक्तिशाली हो गया कि अक्सर संभोग के दौरान ही उन्हें मार देता था। मोनार्क ऑफ स्टार्स लगातार बकवास करता रहा, जिससे दक्ष को शक होने लगा कि शायद वह मानसिक रूप से बीमार है। भले ही उसे बेस्टियलिटी में रुचि हो, पर इतने बल की जरूरत किसे होती है कि संभोग के दौरान ही आनुवंशिक जीवन रूपों को मार डाले। मोनार्क ऑफ स्टार्स जैसे गर्व से छाती फुलाते हुए बोला, जब ये कई बार हुआ, तब मुझे पता चला कि इन आनुवंशिक जीवन रूपों की मौत पर आध्यात्मिक पदार्थ उत्पन्न होता है। उस वक्त मैं आध्यात्मिक पदार्थ पर गहरी पढ़ाई नहीं कर रहा था, लेकिन जब मैंने गलती से ये आध्यात्मिक पदार्थ अपने शरीर में सोख लिया, तो महसूस किया
कि ये मुझ में जीवित हो गया है। दक्ष ने पीक ग्रेड ड्रैगन सोल शार्ड सक्रिय किया और उसकी आंखें चांदी जैसी चमकदार और बड़ी हो गईं। उसने सुरा राजा को देखा। इसने मुझे आनुवंशिक जीवन रूपों की खोज में दूर दूर तक भटकने पर मजबूर कर दिया और रास्ते में जो मिला सबको मार डाला। मैंने सुरा क्षेत्र का आधा हिस्सा खोज लिया था। तब तक वे सारे जीवन रूप मुझे पहचानने लगे थे और मुझसे भागने लगे थे। मुझे ये पीछा करते करते थकान होने लगी, तो सौरा राजा बनने के बाद मैंने अपने कुछ दत्तक पुत्रों को यह ज्ञान दिया। दक्ष की ड्रैगन सोल आंखों ने मोनार्क ऑफ स्टार्स के शरीर के अंदर हजारों जीवन रूपों को बंदी के रूप में देखा। नहीं, वे पूर्ण आत्माएं नहीं थीं, वे आध्यात्मिक सार के अवशेष थे जो भावनात्मक रूप से टूटे जीवन रूपों की मृत्यु पर रह गए थे। वे आध्यात्मिक अवशेष जो पीड़ा और क्रोध से दूषित थे, मोनार्क ऑफ स्टार्स के शरीर में समा गए थे। ये अवशिष्ट आत्माएं गुस्से में चिल्ला रही थीं और दुख में बुरी तरह हिल रही थीं, लेकिन मोनार्क ऑफ स्टार्स के दबदबे के सामने उनका कोई विरोध नहीं था। इतने सारे जीवों को जबरन अपने शरीर में बंदी बनाए देखकर दक्ष आश्चर्यचकित था कि मोनार्क ऑफ स्टार्स अभी तक पागल क्यों नहीं हुआ। कुछ हद तक शरीर एक कांच की बोतल जैसा होता है, जो जब ज्यादा वस्तुएं भर दी जाएं तो फट जाती है। केवल मोनार्क ऑफ स्टार्स की जबरदस्त ताकत ही वजह थी कि वह अब तक पागल नहीं हुआ था, या शायद असल में वह पहले से ही पागल था। और कौन दुनिया भर में घूमकर आनुवंशिक जीवन रूपों को संभोग करके मारने जैसा पागलपन कर सकता था। और हर एक जीव को जोड़ते जोड़ते वह और भी पागल होता गया। मोनार्क ऑफ स्टार्स का व्यवहार उस सुरा राजा शत्रुवंशी जैसा था जिससे दक्ष लड़ चुका था। बड़ी संभावना थी कि शत्रुवंशी ने ये तकनीकें सीधे मोनार्क ऑफ स्टार्स से सीखी हों। मोनार्क ऑफ स्टार्स ही उसके सभी दत्तक पुत्रों की भ्रष्टता का स्रोत था। ड्रैगन सोल शार्ड सक्रिय करने के बाद दक्ष ने दुनिया को नए नजरिए से देखा। आकाश में लाल तारों की जगह आध्यात्मिक सार से भरे गोले थे। हर गोला कुछ दर्जन दुखी आत्माओं का दबा हुआ मिश्रण था जो एक चिपचिपी घिनौनी पदार्थ बनाता था। हजारों ऐसे तारे आकाश को भर रहे थे जो पूरी तरह से लाल रंग के थे। यह कल्पना करना मुश्किल था कि मोनार्क ऑफ स्टार्स ने कितने जीवों को मारा होगा कि पूरी रात का आकाश लाल रंग से रंग गया। मोनार्क ऑफ स्टार्स वास्तव में एक नीच प्राणी था जो उसके 9 दत्तक पुत्रों से कहीं ज्यादा भ्रष्ट था। लेकिन यह क्या हो रहा था? दक्ष ने फिर से आकाश की ओर देखा। लाल रंग और भी गाढ़ा हो गया था और सितारों की संख्या अचानक 10 गुना बढ़ गई थी। पूरा आकाश सितारों से भरा हुआ था। मोनार्क ऑफ स्टार्स मुस्कुराया। लगता है तुमने भी देख लिया। यह साफ था कि यह सुरा राजा की योजना का हिस्सा था। लड़ाई के दौरान उसने लगातार अपना कंपास सक्रिय रखा था और दक्ष के हमलों को अपने शील्ड्स तोड़ने दिया था ताकि आकाश को सितारों से भर सके। सबसे महत्वपूर्ण, ये सारे तारे दक्ष के सिर के ऊपर इकट्ठा होकर एक घना तारकीय बादल बन गए जो तेजी से घूम रहा था। यह इतना बड़ा हो गया था कि दक्ष कहीं भी हिलडुल न सके। मोनार्क ऑफ स्टार्स ने हाथ हिलाया और आकाश के तारे जलप्रपात की तरह दक्ष की ओर टूट पड़े, इतने भारी और इतने विशाल कि उन्होंने स्थान की सीमाएं तोड़ दी। हवा सीसिस करने लगी, जमीन से लावा फटा। ऐसा लगा जैसे 1000 हाथी एक साथ दक्ष की तरफ भाग रहे हों। दक्ष की फर्स्ट फॉर्म, पार्टिंग द रिवर, तकनीक को इतना बल देने के लिए चार्ज करना पड़ता, पर उसके पास समय नहीं था और मोनार्क ऑफ स्टार्स उसे समय नहीं दे रहा था। रेणुका नगर की सेनाएं चौंकीं और दक्ष की चिंता करने लगीं। उन्हें लगा था कि दक्ष के जीतने के अच्छे मौके हैं। क्या वे बहुत भोले थे? मोनार्क ऑफ स्टार्स वास्तव में एक शक्तिशाली दुश्मन था। कोई भी इस हमले का सामना नहीं कर सकता था। मोनार्क ऑफ स्टार्स ने हंसते हुए कहा, माना तुम एक ताकतवर हंटर हो और पुराना मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाता, लेकिन अब मेरे पास पूरे सुरा क्षेत्र पर राज करने की ताकत है। इस क्षेत्र में कोई भी मेरा विरोधी बनने लायक नहीं होगा। तुम्हें मारने के बाद रेणुका नगर की बाकी सेनाओं को मैं आसानी से समाप्त कर दूंगा। हाँ, मोनार्क ऑफ स्टार्स इतना मजबूत हो रहा था कि दुनिया की इच्छा अब चुप नहीं रह सकती थी।
पहले भी एक बार मोनार्क ऑफ स्टार्स से पीछे हटने के बाद दुनिया की इच्छा उससे थोड़ी डर गई थी और यह लड़ाई के इतने बड़े उपद्रव के बावजूद प्रकट नहीं हो रही थी। लेकिन इस नए हमले से दुनिया की इच्छा अब एक साधारण दर्शक नहीं रह सकती थी। अगर उसने प्रतिक्रिया नहीं दी तो सुरा क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो सकता था। एक प्रकाश की अर्धगोली ने मोनार्क ऑफ स्टार्स के हमले को घेर रखा था और उसे बाहर निकलने से रोक रही थी। दक्ष अपने सिर पर तलवार की तरह लटके इस खतरे के बावजूद पूरी शांति से खड़ा था। यह हमला उसे प्रभावित नहीं कर सका। अब जब तुमने अपना सब कुछ मुझे बता दिया, मुझे कुछ डरने की जरूरत नहीं। दक्ष ने हाथ हिलाया और अपने पीक ग्रेड मूनलाइट वर्म वाइटी को बुलाया। वह हवा में उठी, अपनी मोती जैसी चमक बिखेरते हुए। उसके सिरों पर मोती जैसे चमकीले तराजू थे और उसका सर्प जैसी शरीर मानो आकाशीय चमक बिखेर रहा था। वर्म तारों के समुद्र की ओर तैरने लगा, अपना मुंह खोलकर सब कुछ निगलने लगा। लाल रंग का वह समुंदर जिसमें सुरा क्षेत्र को नष्ट करने की क्षमता थी, आसानी से मूनलाइट वर्म के सामने टिक नहीं पाया। मोनार्क ऑफ स्टार्स चकित होकर खुली आंखों से देख रहा था कि दक्ष ने क्या किया, कैसे आसानी से वर्म उसके हमले को अस्थिर कर रहा था। वर्म का शरीर बड़ा हो रहा था और उसके तराजू लाल रंग में बदल रहे थे। मोनार्क ऑफ स्टार्स महसूस कर रहा था जैसे वह खुद बिखर रहा है। उसने 3 सुरा साम्राज्यों का बलिदान देकर जो कंपास बनाया था, उसे एक मामूली वर्म ही विफल कर रहा था। तुमने क्या किया मानव? दक्ष ने सिर उठाया। जब तक मैं तुम्हारे हमले के मूल सिद्धांतों को समझ सकता हूं, तब तक मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। मोनार्क ऑफ स्टार्स ने अपनी कंपास फिर से उठाई। दक्ष ने देखा कि इसके ऊपर उगा छोटा लाल सूरज अब काले अंधकार के रूप में बदल गया था। वह एक छोटा काला गोला था जो दक्ष ने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी सतह पर एक आंख और एक विशाल भूखा मुंह था जो पूरी दुनिया का मजाक उड़ा रहा था। ड्रैगन सोल शार्ट सक्रिय करते हुए दक्ष ने उस काले गोले का ध्यान से निरीक्षण किया। अचानक उस गोले की सतह पर अनगिनत आंखें उभर आईं। दक्ष ने पीछे हटते हुए अपनी आंखों से खून के आंसू बहाए। यह काला गोला पीक ग्रेड ड्रैगन सोल जैसा दिख रहा था। दक्ष की आंखें बड़ी हो गईं। क्या यह कोई और पीक ग्रेड स्पिरिचुअल लाइफ फॉर्म है? मोनार्क ऑफ स्टार्स कंपास को घुमा रहा था और फिर एक और रक्त लाल किरण आसमान में उड़ गई। दक्ष ने अपनी ड्रैगन सोल आंखों से पहचाना कि यह भी एक आध्यात्मिक संरचना थी जिसमें अनगिनत पीड़ित आत्माएं थीं जो इतनी कड़ी हुई थीं कि वे द्रवित हो गई थीं। वह दाब वाली द्रव्यमान इतनी ताकत से आसमान में फटा जैसे स्थान ही फटने वाला हो। फिर भी मूनलाइट वर्म दुनिया की इच्छा भी, जो इस टकराव के प्रभाव को कम करने की बेताबी से कोशिश कर रही थी, दोनों योद्धाओं के सामने कुछ भी नहीं कर सकी। टकराव के झटके ही उसके लिए संभालना बहुत मुश्किल थे। मोनार्क ऑफ स्टार्स स्तब्ध था। सुरा मोनार्क बनने के बाद उसने शायद ही कभी अपना रक्त जलाया था, लेकिन दक्ष ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था जो अपने आप में चौंकाने वाला था, और उसके बाद भी दक्ष उसके बराबर लड़ पा रहा था। ब्लेड्स रिवर्बरेट। दक्ष के चारों ओर एक रक्त ड्रैगन घूमने लगा। ऊर्जा की लहरें उसके अंदर से निकलती रहीं, उसकी तलवार की धार को तेज करती हुईं। ऊर्जा की ये लहरें समुद्र की सुनामी की तरह क्षेत्र को चाटने लगीं, सब कुछ निगलती हुईं। रक्त ड्रैगन लहरों के बीच से निकला, साथ में काले काले अंधकारमय तरंगों के साथ। यह हमला द बाउंडलेस ब्लेड और उस पोस्ट पीक ग्रेड तलवार का संयोजन था जो उसने उन स्वर्ण रॉकों को मारकर प्राप्त की थी। यह क्रोधित रक्त ड्रैगन अग्नि के समुद्र को जोर से बुझा गया, मोनार्क ऑफ स्टार्स को दबा दिया और उसकी देह को फिर से तबाह कर दिया। हालांकि मोनार्क ऑफ स्टार्स ने तुरंत अपनी देह पर लगे टेस्टिकल्स को कुचल दिया, पर उसने जल्दी ही महसूस किया कि दक्ष के प्रहार पहले से अलग थे। क्रोधित रक्त ड्रैगन उसके शरीर पर विनाश की भयानक आभा के साथ हमला कर रहा था, जिससे उसे अपने पुनरुद्धार की ताकत से मुकाबला करना पड़ा। उसका चेहरा बिगड़ गया, उसकी नजरें तेज हो गईं। क्या उसका विरोधी सचमुच एक मानव था? कब मनुष्य इतने ताकतवर हो गए? क्या वे केवल मवेशियों की तरह पैदा होते नहीं थे?
उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह हार रहा था, जबकि उसने अपने कंपास को इतनी मेहनत और बलिदान से बनाया था। वह उम्मीद नहीं करता था कि वह एक असुरा के बराबर खड़ा हो पाएगा, लेकिन वह उम्मीद करता था कि वह उस स्तर के नीचे सबसे ताकतवर होगा। और फिर भी पहला प्रयोगकर्ता जो मिला, दक्ष नाम का मानव, उसे लगभग हरा चुका था और कई बार उसकी जान लेने वाला था। मोनार्क ऑफ स्टार्स ने शुरुआत में सोचा था कि उसका टेस्ट सब्जेक्ट उसकी कंपास से कुछ वार सह सकेगा, पर जब असली लड़ाई शुरू हुई तो उसे समझ में आया कि दक्ष कितना भयानक रूप से मजबूत था। अगर उसे समय मिलता तो वह अपनी चोटों से उबर सकता था, पर स्पष्ट था कि दक्ष उसे ऐसा मौका नहीं देने वाला था। सेकंड फॉर्म, पियर्सिंग द सोल। उसने अपनी तलवार में आध्यात्मिक ऊर्जा भर दी और तलवार की चमक सूरज की तुलना में भी तेज हो गई। उसकी देह में बंद जानवरों की आत्माएं कांपने लगीं और वह भी उनके भय के साथ गूंज उठा। समय तेजी से गुजरने लगा और मोनार्क ऑफ स्टार्स ने तेजी से पीछे हटना शुरू किया। दक्ष को अपने प्रतिद्वंद्वी की शक्ति का एहसास हुआ और मोनार्क ऑफ स्टार्स ने भागने की कोशिश की। अपनी कंपास के बावजूद वह दक्ष के सामने टिक नहीं पा रहा था। लड़ाई जारी रखना उसके लिए कोई लाभ नहीं था। दक्ष के पास एक विनाशकारी हमला था जो उसकी लंबे समय से इकट्ठा की हुई आत्माओं की पूरी भीड़ को खत्म कर सकता था। मोनार्क ऑफ स्टार्स जानता था कि जैसे ही वह अपनी आत्माएं खो देगा, वह उस चमकीली सफेद रोशनी से मारा जाएगा। वह चाहता था कि दक्ष उसका टेस्ट सब्जेक्ट बने, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह खुद दक्ष का टेस्ट सब्जेक्ट बनने वाला था। उसके विरोधी उस पर हमले की परीक्षा कर रहा था। यह सोचकर मोनार्क ऑफ स्टार्स हंस पड़ा। उसने जो कंपास वर्षों से बनाया था वह दक्ष के लिए सिर्फ एक मजाक था, और दक्ष द्वारा बुलाया गया रहस्यमय मूनलाइट वर्म वाइटी उसी कंपास का प्राकृतिक दुश्मन था। अब जब उसने दक्ष की ताकत समझ ली थी तो उसे गहरा अफसोस हुआ कि उसने रेणुका नगर पर बार बार उकसाया या अपने साथ गोद लिए पुत्रों को रेणुका नगर के खिलाफ भेजा। वह बहुत लापरवाह था। इन सालों में उसकी ताकत बिना किसी नुकसान के बढ़ी थी, पर गर्व के साथ एक राक्षस जैसे दक्ष ने उसे खत्म करने के लिए प्रकट हुआ। अगर वाइटी जैसा पीक ग्रेड मूनलाइट वर्म न होता तो यह लड़ाई दक्ष के लिए लंबी और थकाऊ होती, लेकिन मोनार्क ऑफ स्टार्स के लिए दुर्भाग्य यह था कि वाइटी मौजूद था। भागने की कोशिश मत कर। दक्ष चमकती तलवार के साथ मोनार्क ऑफ स्टार्स का पीछा कर रहा था, लेकिन वह बढ़त नहीं बना पा रहा था। यदि मोनार्क ऑफ स्टार्स स्थानीय समय संकुचन के प्रभाव के तहत पूरी गति से भागता तो दक्ष उसे पकड़ नहीं पाता। मोनार्क ऑफ स्टार्स की समय संरचना की क्षमता में आश्चर्यजनक रूप से कम दुष्प्रभाव थे। समय और स्थान को नियंत्रित करना हमेशा एक कीमत पर होता है। मोनार्क ऑफ स्टार्स की क्षमता थी कि वह अपने आसपास के समय को स्थानीय रूप से 10 गुना संकुचित कर सकता था, जिससे वह अन्य सभी से 10 गुना तेजी से चलता था। इसका नकारात्मक पहलू यह था कि उसकी देह भी उसी गति से बूढ़ी होती थी। जब उसने यह तकनीक सीखनी शुरू की थी तब वह केवल 2 गुना संकुचन कर पा रहा था। अब वह 10 गुना संकुचन कर पा रहा था, जो उसकी मेहनत को दर्शाता था। समय प्रभावी तकनीकों की जितनी अधिक ताकत होती है, उनका दुष्प्रभाव उतना ही बड़ा होता है। सुइयुए की समय उलटने की क्षमता भी उसी अनुपात में भारी कीमत पर आती थी। बेशक उसकी हार का एक कारण यह भी था कि उसने अपनी क्षमता को पूरी तरह से विकसित किए बिना टीम जेनिथ के सदस्यों का सामना किया। अगर उसे पर्याप्त समय मिलता तो वह मोनार्क ऑफ स्टार्स के स्तर पर तकनीक इस्तेमाल कर पाता। तब वह और भी खतरनाक दुश्मन बन जाता। दक्ष ने खुद को कोसा। इस डर से मोनार्क ऑफ स्टार्स भाग जाएगा। दोनों के बीच की दूरी लगातार बढ़ रही थी। मोनार्क ऑफ स्टार्स ने अपनी तलवार घुमाई। टकराव के बाद भी दुनिया की इच्छा ने बनाई हुई सुरक्षा की पट्टी टूटी हुई थी। मोनार्क ने उस पट्टी में छेद किया और उड़ गया। दक्ष ने उसका पीछा किया। मोनार्क ऑफ स्टार्स सीधे रेणुका नगर की सेनाओं की ओर जा रहा था। दक्ष ने इसका उद्देश्य समझा और उसकी आंखों में चमक आ गई। मोनार्क ऑफ स्टार्स स्पष्ट रूप से रेणुका नगर की सेनाओं को दक्ष से बचाने या खुद को पुनर्जीवित करने के लिए ढाल के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। वह उसे सफल नहीं होने दे सकता था। रून
रेजोनेट। 4 टैबलेट्स एक साथ गूंजने लगे, आसमान से मिलकर उस क्षेत्र पर एक पूर्ण प्रभुत्व स्थापित किया, ठीक मॉनर्क ऑफ स्टार्स के मार्ग में। मॉनर्क ऑफ स्टार्स ने दुनिया की इच्छा की सुरक्षा पट्टी को तोड़कर समय गंवाया था, जिससे दक्ष अपनी प्रमुख तकनीक इस्तेमाल कर पाया। जैसे ही दोनों योद्धा गुंबद से बाहर निकले, रेणुका नगर की सेनाएं चौंक गईं। लियाना के भौं लगभग माथे तक उठ गए। क्या दक्ष मोनार्क ऑफ स्टार्स का पीछा कर रहा है? मेरी आंखों ने शायद गलत देखा होगा। सौम्या की आंखें भी चौड़ी हो गईं, लेकिन उसके कारण अलग थे। उसने पीछे से चिल्लाया, भागो, मोनार्क ऑफ स्टार्स हमारे कप्तान को बंधक बनाने वाला है। सेकंड फॉर्म, पियर्सिंग द सोल। दक्ष ने फिर से अपनी तलवार में आध्यात्मिक ऊर्जा भर दी और उसकी चमक सूरज से भी तेज हो गई। ब्लेड ऑफ द हेवेंस, द सी स्वेल्स। ऊर्जा की लहरें निकलने लगीं, तलवार की धार को तेज करती हुई। ये ऊर्जा की लहरें समुद्र की सुनामी की तरह क्षेत्र को निगलने लगीं। ब्लेड्स एक्सटिंग्विश। आध्यात्मिक ऊर्जा चमकीली लहरों में घनीभूत हुई। सुनामी जैसी ये लहरें मोनार्क ऑफ स्टार्स की ओर बढ़ीं, जिसकी आंखें फैल गईं। आधी आध्यात्मिक यह हमला उसके लिए एक मजबूत विरोध था, और अगर वह इसे सीधे लेता तो आधी जान चली जाती। मोनार्क ऑफ स्टार्स दक्ष के रूनिक डोमेन में प्रवेश करने के बावजूद सामान्य गति बनाए रखने में सफल रहा। जैसे ही वह डोमेन से बाहर निकलने वाला था, हेवंस जजमेंट, टाइगर्स हाउल, ड्रैगन्स बेलो, द बाउंडलेस ब्लेड, शार्क हॉर्ड, गोल्डन डिवाइड, डांस ऑफ द इनकैंडेसेंट वर्म, एवाटार ऑफ द फे, earthbound prison, netherworld's torrential flame, fists of the silent sea, sun and moon। एक गर्जन करता हुआ बाघ और कराहता हुआ ड्रैगन हवा और बिजली से प्रकट हुए। सैकड़ों नीले शार्क आगे बढ़े, स्वर्ण तलवारें हवा में छाईं, उज्ज्वल सफेद प्रकाश के सांप के साथ। धरती कांपने लगी जब अनगिनत जड़ें जमीन से बाहर निकलकर आकाश की ओर बढ़ने लगीं। सैकड़ों तीर आग की वर्षा की तरह बरस रहे थे। एक सफेद चांद और काला सूरज जमीन पर यिन यांग की स्थिति में प्रकट हुए। बाकी सेनाओं की तरह पीछे हटने के बजाय टीम जेनिथ और हंसी के सदस्य एक साथ अंतिम रक्षा के लिए खड़े हो गए। वे मोनार्क ऑफ स्टार्स की तुलना में कमजोर हो सकते थे, चमकते चांद की तुलना में एक झिलमिलाते जुगनू की तरह, पर उनकी रक्षा मोनार्क ऑफ स्टार्स को एक अहम पल के लिए रोकने में सफल रही, और उसी पल ने उसकी तकदीर तय की। शापित मानव। मोनार्क ऑफ स्टार्स ने मन ही मन शिकारियों को श्राप दिया। सामान्य परिस्थितियों में वह सबको मौत के घाट उतार देता, लेकिन अब उसे पता था कि वह विलंब नहीं कर सकता। कैसे ये चींटियां उसकी तकदीर तय कर सकती हैं? शायद यह कर्म का फल था। टीम जेनिथ के सदस्यों ने उसे आधे सेकंड से भी कम समय के लिए रोका, लेकिन वही समय पर्याप्त था कि सिल्वर व्हाइट लहरें उसे पूरी तरह से ढक लें। ठीक उसी क्षण मोनार्क ऑफ स्टार्स की देह और आत्मा दोनों को गंभीर चोट लगी। लहरों ने उसे ढक दिया, जिससे वह घायल और थका हुआ हो गया। उसके असंख्य जानवरों की आत्माएं उसके शरीर से बह निकलीं। वह फेंके गए वस्त्र की तरह जमीन पर पड़ा था। उसकी आत्मा इतनी कमजोर थी कि कोई भी उसे अभी मिटा सकता था। सच कहूं तो दक्ष खुद भी आश्चर्यचकित था कि मोनार्क ऑफ स्टार्स इतनी भयंकर चोट के बावजूद जीवित बच गया, जब उसकी सारी आत्माएं अचानक शरीर से छीन ली गईं। अगर उसकी आत्मा को इतनी भीषण क्षति न पहुंची होती तो तारामंडल सम्राट शायद पूरे एक दिन तक भी दक्ष का सामना कर सकता था। पर दक्ष कोई साधारण मानव नहीं था, वो तो एक राक्षस था। तारामंडल सम्राट ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वो किसी मानव से हार जाएगा, और वो भी इतनी बुरी तरह कि भागने की भी ताकत न बचे। दक्ष धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता गया। तारामंडल सम्राट ने कई बार उठने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। वह जमीन पर ढेर पड़ा रहा। रेणुका नगर और विश्व महासंघ की सेनाएं यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गईं। यह तो तारामंडल सम्राट था, सुरा जाति का सबसे शक्तिशाली मोनार्क एलियन, और दक्ष ने उसे इस कदर रौंदा कि वह खड़ा तक नहीं हो सका। क्या इसका मतलब यह था कि दक्ष की शक्ति अब असुरा की सीमा को छू रही थी? अगर उन्होंने यह नजारा अपनी आंखों से न देखा होता तो कभी यकीन न करते।
सामान्य शिकारी जो सुरा श्रेणी के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, वे तो ज्यादा चौंके नहीं, पर चारों प्रमुख जातियों के प्रतिनिधि पूरी तरह स्तब्ध थे। लियाना बुदबुदाई, क्या मैं अंधी हो गई हूं? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे दक्ष तारामंडल सम्राट को पीट रहा है। बहादुर ने सिर हिलाया, मैं भी यही देख रहा हूं। क्या यह कोई सामूहिक भ्रम है? हर्षित यादव ने जवाब दिया, क्या संयोग है। मैंने खुद तारामंडल सम्राट को सफेद चमकती लहरों में फंसते और फिर जमीन पर पिटते देखा जैसे कोई फटी पुरानी चादर हो। प्रकाश चंद्र ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, और अब वह वहां पड़ा है, मौत के एकदम करीब। चारों प्रमुख जातियों के प्रतिनिधि एक दूसरे को अविश्वास भरी नजरों से देखने लगे। यह कोई मृग तृष्णा नहीं थी। दक्ष ने वास्तव में तारामंडल सम्राट को हरा दिया था। यह कैसे हो सकता है? इस सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता था। दक्ष ने फिर एक बार चमत्कार कर दिखाया था। न केवल इंसानों ने बल्कि किसी भी जाति ने आज तक किसी मोनार्क एलियन को नहीं हराया था, और यह तो सबसे कमजोर मोनार्क एलियन भी नहीं था, बल्कि सबसे शक्तिशाली था, जो असुरा स्तर के करीब था। दक्ष के प्रकट होने से पहले मानवता के पास घमंड करने को केवल मार्शल सेज होंगे तियांची होंग तियंकी था, और वह भी पूर्ण मानव नहीं था। मानव जाति को तो कोई नाम तक न देता। आकाश गंगा में फैली अनगिनत जातियों के बीच मानव केवल एक उपेक्षित कौम थे, जब तक कि दक्ष नहीं आया। चारों प्रमुख जातियों को अब दक्ष के मूल्यांकन पर पुनर्विचार करना पड़ा। लियाना अचानक उठ बैठी। वो लिमिट ब्रेकिंग पोशंस, हाँ, वही खतरनाक पोशंस जिन्होंने दक्ष को इतनी ताकत दी होगी। अगर ये पोशंस न होते तो क्या दक्ष उस जाति से निकलकर इतना ऊपर उठ सकता था जिसे केवल औसत दर्जे का माना जाता था? अगर ये पोशंस न होते तो क्या उसका नाम पूरे दूसरे क्षेत्र में गूंज सकता था? अगर केवल दक्ष ही इतना शक्तिशाली होता तो वे सोच सकते थे कि वह कोई असाधारण अपवाद है, पर सच्चाई यह थी कि टीम जेनिथ के हर सदस्य में एक सूरा किंग से अकेले लड़ने की शक्ति थी। यह पहले कभी संभव नहीं था। तो इसका एक ही उत्तर था, लिमिट ब्रेकिंग पोशंस। वे पोशंस जिन्हें हर मानव शिकारी ले सकता था और जिनके कारण मानव जाति की नियति ही बदल सकती थी। चारों प्रमुख जातियों के प्रतिनिधियों की आंखों में इन पोशंस के लिए लालच और अधिक बढ़ गया। अगर इंसान इन पोशंस के बाद इतना शक्तिशाली हो सकता है, तो जब वे खुद इन पोशंस को तैयार करेंगे तो कितने शक्तिशाली बनेंगे। अगर दक्ष को खुला छोड़ दिया गया तो जल्द ही चारों प्रमुख जातियों को आकाश गंगा की प्रमुख जाति मानव जाति के आगे झुकना पड़ेगा। उन्हें अब पोशंस पर शोध तेज करना ही होगा। दक्ष, सौम्या और टीम जेनिथ के बाकी सदस्य जब अपने लिमिट फ्रैगमेंट्स प्राप्त कर चुके थे, तभी वे सूरा किंग को हरा सके थे। तो अब अगर चारों जातियों के योद्धा लिमिट फ्रैगमेंट्स पा जाएं, तो क्या वे भी मोनार्क एलियन से भिड़ने लायक बन जाएंगे? दक्ष तारामंडल सम्राट के पास पहुंचा। उसकी तलवार से रोशनी चमक रही थी। घबराए हुए तारामंडल सम्राट ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, रुको, हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है, तुम्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, मुझे जाने दो, मैं अपनी सेना तुरंत पीछे हटा लूंगा। दक्ष हंसते हुए बोला, मुझे इससे क्या लाभ होगा? तारामंडल सम्राट की आंखें फैल गईं। दक्ष की मुस्कान ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। अगर एम्पायर ऑफ स्टार्स के कोई सुरा बाकी ही नहीं रहेंगे तो रेणुका नगर का नाम कौन फैलाएगा? वैसे भी तुम्हारा इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ने के लिए धन्यवाद। ये सब तुम्हारी योजना थी? बिल्कुल नहीं, इसे एक संयोग मान लो। तारामंडल सम्राट ने प्राणों की भीख मांगी। मैं अपने साम्राज्य की सारी जमीन और खजाना छोड़ने को तैयार हूं, बस एक बार छोड़ दो। दक्ष ने कहा, अगर मैं तुम्हें मार दूं तो वो सब मुझे वैसे भी मिल जाएगा। तारामंडल सम्राट भड़क उठा। रेणुका नगर के गवर्नर, खुद को ज्यादा मत समझो, ये मत सोचो कि मैं लाचार हूं। दक्ष ने ठंडी आवाज में कहा, क्या यही तुम्हारे अंतिम शब्द हैं? दुर्भाग्य से मैं तुम्हारे लिए कोई समाधि नहीं बनवाने वाला, तुम बिना कोई नाम निशान छोड़े मरोगे। तारामंडल सम्राट दक्ष की आंखों में जमी बर्फ को देख सका। उसने समझ लिया था कि चाहे वह कितना भी गिड़गिड़ाए, दक्ष उसे नहीं छोड़ेगा। क्रोध और द्वेष से भरकर उसने चिल्लाते हुए कहा, तूने मुझे मजबूर किया है। उसने काले ऑर्ब को निकालकर अपनी छाती से सटा लिया।
ऑर्ब की आंख और व्यंग्यात्मक मुस्कान फिर प्रकट हुई, पहले से अधिक चौड़ी, जैसे उसकी वर्षों पुरानी योजना अब सफल होने वाली हो। दक्ष ने उसे रोकने की कोशिश की, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। लाल रक्त जैसी रोशनी तारामंडल सम्राट से फूट पड़ी और उसकी पूरी देह पर आंखें और मुंह उभर आए। वे आंखें रात से भी अधिक काली थीं, हर ओर विकृति और अराजकता। जैसे ही उसने चिल्लाना शुरू किया, असंख्य काले रेशे उसके शरीर से फूट पड़े। उसकी आंखों और गले से भी काले रेशे निकलने लगे। चल, साथ मरते हैं। वह अब एक भयानक राक्षस में बदल चुका था। दक्ष की ड्रैगन्स प्यूपिल्स ने इस राक्षस को शुद्ध द्वेष और उच्च स्तर की स्पिरिचुअल मैटर से बना हुआ पाया। ब्लैक ऑर्ब की शक्ति का केवल 1% ही तारामंडल सम्राट ने पहले उपयोग किया था। अब शेष 99% एक साथ फूट पड़ा। वर्ल्ड विल डरकर रेल्म के कोनों में छिप गया। इन रेशों ने पहले ही उसके अमूर्त शरीर को फाड़ दिया था। वह फिर सामने आने की हिम्मत नहीं कर सका। दक्ष ने अपनी तलवार थाम ली और मुद्रा बना ली। ब्लेड्स एक्सटिंग्विश। एक ब्लड ड्रैगन दक्ष के चारों ओर घूमने लगा। उसकी ऊर्जा लहरों में बह निकली, जो उसकी तलवार को तेज कर रही थी। ऊर्जा की तरंगें एक सुनामी की तरह रेल्म पर टूट पड़ी। एक रक्तीय ड्रैगन रेशों पर टूट पड़ा, कुछ को नष्ट कर दिया, लेकिन और भी उग आए। तारामंडल सम्राट का शरीर विस्फोटित हुआ और उससे और भी रेशे निकल पड़े। रेशों पर आंखें और मुंह थे, हर किसी को घृणा से भर देने वाले। यह राक्षस दक्ष को कुछ जाना पहचाना सा लगा, जैसे शुएची की डायरी में वर्णित ड्रैगन सोल। परंतु यह समानता केवल ऊपरी थी। इस राक्षस की उत्पत्ति कुछ और ही थी। रेशों ने दक्ष और उसके साथियों की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। दक्ष ने कई रेशों को काटा, लेकिन और भी बढ़ते चले गए। जब उसने देखा कि कुछ रेशे रेणुका नगर की सेनाओं की ओर जा रहे हैं, तो वह विचलित हो गया।